हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। EMRS GSSB की क्लासेस में टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास है उसमें 12th क्लास है जी हमारी। ये दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है, EMRS की बात कर रही हूँ मैं, उसमें जो आपका 30 मार्क्स का उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस दे रखा है, वो सिलेबस हमारा इस क्लास में फिनिश होगा। यानी कि इस क्लास में हम इवेल्युएशन की बात कर लेंगे। आपके सिलेबस में मेंशन है इवेल्युएशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें यूजुअली हम कॉम्प्रिहेंसिव जो अपना CCE है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसकी बात करते हैं। आप ज़्यादा चाहें तो CBCS सिस्टम जो हम NEP के दौरान भी डिस्कस करते हैं कि उन्होंने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात कर रखी है, प्लस हम क्वेश्चंस में भी करेंगे इसको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, चॉइस बेस्ड हैं चीज़ें, ग्रेडिंग दी जाती है इसके अंदर। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में भी हम ग्रेडिंग की ही बात करते हैं, ओके। देन एक ऑन डिमांड सिस्टम होता है, ऑन डिमांड इवैल्यूएशन सिस्टम, ठीक है। चूंकि ये नोट्स आउट हो चुके हैं और मुझे ध्यान नहीं रहा शायद ऑन डिमांड, बट क्वेश्चंस में है ऑन डिमांड, तो मैं वहां एक्सप्लेन भी करूंगी, ओके। सो ऑन डिमांड सिस्टम कौन सा होता है? जैसे ओपन जो स्कूलिंग होती है NIOS के अंडर, उस ओपन स्कूलिंग में आप जब चाहो तब एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो वहां पे ऑन डिमांड सिस्टम में आप यूजुअली ऑन डिमांड सिस्टम में क्या होता है वो मैं समझा देती हूँ एक कॉन्सेप्ट लेवल पे, कि आपके पास जब आप चाहोगे तब आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। महीने में आप पूरे महीने में कभी भी पेपर दोगे, शाम कह रही हूँ, उस महीने के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका नहीं हुआ, चीजें ठीक नहीं रही, तो आप अगले महीने फिर पेपर दे सकते हो। ये यूजुअली NIOS के अंडर जो कोर्सेज होते हैं, जैसे आप ओपन करते हो, ओपन से 10th करते हो, 12th करते हो, उनके लिए ये हो सकता है कि जैसे ही आप रेडी हो वैसे ही आप पेपर दे दो। सो ऑन डिमांड है चीजें, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन सेट कर रखे हैं, बहुत सारे। अब ऑब्वियस सी बात है, आप हर बार अगर मान लो कोई बच्चा हर महीने पेपर देने चला गया कि ठीक है आज वाला पेपर है, सेम तो आएगा, सेम नहीं आएगा, ठीक है। आपने आज पेपर दिया, आप दोबारा से अगले महीने पेपर दोगे तो वो अलग आएगा। वो अलग कैसे आएगा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सेम लेवल के, वो यहाँ पे कंप्यूटर में सेट कर रखे हैं। अब कंप्यूटर रैंडमली उनको उठा के हर बार एक नया पेपर आपके सामने लाएगा। ऑन डिमांड सिस्टम में ये होता है, ठीक है। तो आप ऑन डिमांड है चीजें, और इस तरीके से आपका पेपर प्रिपेयर होता है। यूजुअली KVS स्कूल्स वगैरह में इसका सेंटर जो है वो होता है कि आप पर्टिकुलरली, आपको अपनी जगह पे, स्टेट पे या डिस्ट्रिक्ट में आपको जगह पता चल जाएगी कि कहाँ जाके, किस स्कूल में जाके या किस सेंटर पे जाके आप पेपर दे सकते हो, ओके जी। सो बस अभी हम मोटा मोटे तौर पे इवैल्यूएशन की बात करेंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन से क्वेश्चंस आते हैं अच्छे। सो आपको पता होना चाहिए असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, इन सब चीजें, प्लस इवैल्यूएशन सिस्टम है तो कई बार आप पोर्टफोलियो के जरिए, इंटरव्यू के जरिए, कई जरिए से इवैल्यूएट करते हो, राइट। तो इवैल्यूएशन सिस्टम एक ब्रॉड टर्म हो गई जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, ये 3 चीजें हैं। अगर आप 4 चीजें लगाओ तो पहले पे लगा लो टेस्ट, देन मेजरमेंट, देन असेसमेंट, देन इवैल्यूएशन। ये चीज मैं डायग्राम यहां बना नहीं रही हूं, बट आपको पता होना चाहिए। जब आप टेस्ट लेते हो, आपने पेपर लिया, उस टेस्ट के जब आप मार्क्स कर देते हो, यानी मेजर कर देते हो चीजें, आपने एक नंबरिंग दे दी है, तो वो मेजरमेंट हो गया, ओके। अब ये जो मेजरमेंट निकल के आई है, कितने नंबर आए हैं, अब वो कितने नंबर क्यों आए हैं, कहां गड़बड़ की, जब आप असेस करने लग जाते हो तो वो असेसमेंट हो जाता है, ठीक है। और असेसमेंट के बाद जब आप फाइनल डिसीजन की बात करते हो तो वो आपका इवैल्यूएशन हो जाता है। सो अगर आप इनकलकेट लर्निंग देखते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज बैठी हुई होनी चाहिए कि टेस्ट, यानी अगर मैं इवैल्यूएशन बोल रही हूं तो उसमें असेसमेंट, मेजरमेंट, टेस्ट ये ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। मैं असेसमेंट बोल रही हूं तो मेजरमेंट और टेस्ट इंक्लूडेड है, और अगर मैं मेजरमेंट बोल रही हूं तो ऑब्वियसली टेस्ट उसके अंदर बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड रहेगा, ओके। सो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म ज्यादा ब्रॉड है, ओके। मेजरमेंट जो है ऑब्वियसली हम मार्क्स दे रहे हैं, सो वो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में आएगा, ओके। सो मेजरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस जिसमें हम जो एट्रीब्यूट या डायमेंशन है उनको क्वांटिफाई करते हैं। कि आपने मान लो IQ निकाला, मैंने एक टर्म, एक मैग्नीट्यूड आपको दे दिया कि अच्छा इस बच्चे का IQ 100 है, यानी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैंने क्वांटिफाई कर दी चीजें, मैंने मेजर की है वो चीज,
ओके तो कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी डायमेंशन जब आप क्वांटिफाई कर देते हो उसको। असेसमेंट क्या होगी जी, वो पूरा प्रोसेस जिसमें कलेक्शन है क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का ऑन स्पेसिफिक इश्यूज बेस्ड ऑन विच स्टेप्स कैन बी टेकन फॉर फैसिलिटेटिंग और एनहेंसिंग लर्निंग। यानी जब आपके नंबर आ गए, मेजर आपने कर लिया, अब आप उसके बेसिस पे, मतलब वो पूरे प्रोसेस को, तो वो पूरा प्रोसेस तो ऑटोमेटिकली असेसमेंट में इंक्लूडेड है, बट उस पूरे प्रोसेस के साथ साथ अब क्या करेंगे हमने जो पता लगाया है उस नंबरों के हिसाब से कि कहाँ गड़बड़ है, क्या इश्यू है, उसके हिसाब से हम लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट का चांस यहाँ पे रहता है। ओके तो असेसमेंट एक प्रोसेस हो गया बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड रिलेटिवली टू सम नोन ऑब्जेक्टिव और गोल। तो क्या चीज पूरी हुई, क्या चीज आती है, कितना आता है, कहाँ गड़बड़ है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पता चल जाएंगी। इवैल्यूएशन में एक वर्ड यूज होता है वैल्यू जजमेंट। ठीक है, कई बार ये भी आ जाता है कि इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, और नीचे आपको अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से हम जाएंगे मेजरमेंट प्लस असेसमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। ओके सो आप यहाँ पे टेक्निकली जज कर रहे हो, आप यहाँ एक तरीके से पास फेल बता रहे हो जब आप इवेल्युएट कर रहे हो। ओके तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन टेस्ट के थ्रू कलेक्ट हो जाएगी। अगर हमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसके भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर, एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट वर्क। तो ये सारे के सारे जो है वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्शन में चले जाएंगे। ओके देन वैल्यू जजमेंट भी ऐड कर दी तो वो इवैल्यूएशन बन जाएगा। ओके सो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात आती है मेजरली, कई बार असेसमेंट इवैल्यूएशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। असेसमेंट एक प्रोसेस है, इवैल्यूएशन एक तरीके से एक प्रोडक्ट है जिसमें आप जजमेंट पास कर रहे हो। सो ये जजमेंटल है, ये डायग्नोस्टिक है, यानी इस प्रोसेस में आप पता कर रहे हो कि क्या चीज गड़बड़ है और फिर उसके इंप्रूव करने के चांस भी है और टाइम भी है। सो आपने आइडेंटिफाई की है वीकनेस और उसको इंप्रूव कर सकते हो आप। तो डायग्नोस्टिक, जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है वैसे ही टीचर डायग्नोज करता है कि बच्चे में जो है वो पढ़ाई के लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे क्या दिक्कत वो फेस कर रहा है, क्या वीकनेसेस। ओके फॉर्मेटिव रहेगा ये, फॉर्मेटिव और समेटिव दो वर्ड हम अभी पढ़ेंगे भी। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है कि क्लास में जब आप पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों से बीच में पूछने लग जाऊं कि ये चीज क्या होती है, या फलाना बच्चा खड़ा होकर बताए, तो वो चीज क्या है जी, वो फॉर्मेटिव है। ठीक है, समेटिव होगा एंड में, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि आजकल यूनिट टेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो वो यूनिट टेस्ट उस यूनिट के एंड में हो रहा है और फिर उसके मार्क्स भी ऐड होते हैं, राइट, तो वो समेटिव फॉर्म में आ जाएगा। देन है जी आपका प्रोसेस ओरिएंटेड है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। ओके ये फीडबैक प्रोवाइड करेगा, इंप्रूवमेंट के चांसेस बताएगा, ये जो है आपको फाइनल रिजल्ट बताएगा। ठीक है, ये बताएगा कि ऑब्जेक्टिव्स जो हम फिक्स करके चले थे वो कितने अचीव हुए हैं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये क्लोजर प्रोवाइड करेगा। ओके क्लोजर एंड है, प्रोडक्ट है। ये एब्सोल्यूट है जी, हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। ये कंपैरेटिव है, ये कंपेयर करेगा कि कंपटीशन वाली चीज आ गई कि कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, किसकी कौन सी रैंक आई है, सॉर्ट ऑफ दैट। ओके देन है जी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, क्लासरूम प्रोसेस एंड असेसमेंट। क्योंकि जो एंटायर क्लासरूम प्रोसेस है आप उसको 3 मेजर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो आप लर्निंग आउटकम्स डिसाइड करोगे कि ये लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए एक्सपेक्टेड वाले, यानी कि आप ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर रहे हो सॉर्ट ऑफ, कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये लास्ट में पूरे हो गए तो यही लर्निंग आउटकम के रूप में निकल के आएंगे। ओके देन आप प्लान कर रहे हो चीजों को और क्लासरूम ट्रांजैक्शन को कंडक्ट कर रहे हो कि कैसे चीजें आपने डिलीवर करनी है। ओके देन है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, फिर आप असेस करोगे। सो ये 3 चीजें जो है आपको क्लासरूम प्रोसेस में देखने को मिलती हैं। ठीक है, जब आप क्लासरूम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो तो वो यूजुअली करिकुलर एरियाज के ऊपर जो है वो फिक्स्ड नजर आएगा आपको। ओके हर एक यूनिट जो है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, वो हमें पूरे करने होंगे। तो टेक्निकली मैंने बोला ना पहली लाइन में कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वही आपके एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स होते हैं। जब आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो या एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स बनाते हो तो आपको स्मार्ट तरीके से यूज करना चाहिए चीजें, यानी स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और आपका टाइम बाउंड। अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो मैंने पिछली किसी तो क्लास में ये स्मार्ट की बात की है। ओके तो ये स्मार्ट की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यानी स्पेसिफिक हो वो ऑब्जेक्टिव्स या वो लर्निंग आउटकम्स, वो मेजरेबल हो, जिसको आप मेजर कर सको, तभी तो आप बता पाओगे कि आपने चीजें अचीव की है या नहीं। अचीवेबल भी हो, ऐसा ना हो कि जो है 10 दिन के हिसाब से आपने जो है बहुत ज्यादा सिलेबस जो है उसके अंदर डाल दिया। रियलिस्टिक होने चाहिए तभी अचीवेबल होंगे वो, और टाइम बाउंड होने चाहिए। तो ये स्मार्ट तरीका जो है ये आपको पता होना चाहिए।
अब जब आप असेस करते हो तो फॉर्मल असेसमेंट हो सकता है, जैसे एनुअल, यूनिट टेस्ट, जो जिनके मार्क्स ऐड होते हैं। इनफॉर्मल, जो टीचर क्लासरूम में इंटरेक्ट करते टाइम या इनफॉर्मली ऑब्जर्व करता है बच्चों की एक्टिविटीज को, वो इनफॉर्मल में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव पेपर जैसे 4 MCQs आ जाते हैं, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 4 आंसर्स दे देते हैं ना, तो वो आपका प्री फिक्स्ड आउटकम है, मतलब इट्स लाइक उनमें से एक ही आंसर आपका निकल के आएगा, तो वो ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में आप इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो, ठीक है। जैसे आपने सब्जेक्टिव पेपर लिया तो आप इंडिविजुअल वाइज अलग अलग उसका आंसर दे के आएगा, एक्सप्लेन करेगा। नॉर्म रेफरेंस्ड, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड वर्ड भी आपको नजर आएगा। जहां भी क्राइटेरिया रेफरेंस दिखे आप सोचिए मास्टरी लर्निंग पे फोकस है और आप कंपेयर नहीं कर, मास्टरी पे फोकस है, आप कंपेयर नहीं कर रहे हो यहाँ, ठीक है। सो कंपेयरिंग स्टूडेंट्स एक्वायर्ड परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड, यानी उसी स्टूडेंट से कंपैरिजन हो रहा है, यानी मैं अपनी पहले की परफॉर्मेंस से अब की परफॉर्मेंस को जज करूं, सो वो क्राइटेरिया रेफरेंस्ड होगा। लेकिन मैं अपनी परफॉर्मेंस को मेरे दोस्त की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करूं, वो नॉर्म रेफरेंस्ड होगा। ओके, यानी नॉर्म रेफरेंस्ड में आपको रैंकिंग देखने को मिलेगी। तो जहां भी कंपैरिजन, रैंकिंग ये वर्ड्स आए तो नॉर्म रेफरेंस्ड हो गया, और क्राइटेरिया रेफरेंस्ड मतलब आपका जो ये आपका किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया से रिलेटेड। एग्जाम्पल और अच्छे से समझने के तौर पे आप याद रख सकते हो, क्राइटेरिया रेफरेंस में सीटेट का जो टेस्ट होता है, और नॉर्म रेफरेंस में अपना यूजीसी का जो टेस्ट, जिसमें आपकी परसेंटाइल कैलकुलेट होती है और एक बच्चे से दूसरे बच्चे को कंपेयर किया जाता है। सीटेट में 90 से ऊपर जिनके नंबर आ गए वो सारे के सारे ही पास हैं, ठीक है। यहां पे हमने डिसाइड कर लिया भाई टॉप 6% का ही नेट होएगा, तो हमें वो टॉप 6% को एक दूसरे से कंपेयर करना है। अब उस टॉप 6% के कितने भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है नंबर 300 में से आए ही 200 हो, 200 से ऊपर किसी के हैं ही नहीं, तो ये जो 200 वाला बच्चा है इसको हम 100% मानेंगे और उससे कंपेयर करके हम टॉप 6% निकालेंगे। सो वो नॉर्म रेफरेंस है, जब आप एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, रैंकिंग निकाल रहे हो। क्राइटेरिया रेफरेंस में आप एक क्राइटेरिया सेट कर देते हो और उससे कंपेयर कर रहे हो। ओके, सो एक्चुअली कंपेयर वर्ड क्राइटेरिया में लाना नीचे, कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। सो क्राइटेरिया में मास्टरी लर्निंग पे फोकस है, आपको कैसे बेटर बनाया जाए उसके ऊपर फोकस है। ओके, अब ये थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट है तो ऑब्वियसली ये प्रायर नॉलेज स्टूडेंट की या एक्सपीरियंस जो है क्या पढ़ाया गया वो जानने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। रेगुलर इंटरवल पे इनफॉर्मल बेसिस पे ये कंडक्ट होता रहता है। डायग्नोस्टिक भी है, रेमेडियल भी है, ठीक है। इफेक्टिव फीडबैक के प्रोविजन है, इंश्योर करता है इफेक्टिव फीडबैक मिले आपको, बच्चे की इंप्रूवमेंट का भी और स्टूडेंट की इंप्रूवमेंट दोनों के चांसेस यहाँ पे ज्यादा हैं, ठीक है। फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर्स को कि वो कैसे अपनी नई स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों के लिए है कि उनको कितना आता है उस हिसाब से। ओके, तो चीजें सारी वही हैं फॉर्मेटिव में। ड्यूरिंग द प्रोसेस रहेगा, क्लासरूम में होती हैं यूजुअली चीजें, आपके पास इंप्रूवमेंट का चांस होता है, फीडबैक आपको मिलता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए फीडबैक काम करता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को एनकरेज करने का काम करेगा, बच्चों की नीड्स के ऊपर फोकस करेगा, उनको असेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेट करेगा अलग अलग लर्निंग स्टाइल ताकि सिखाया जा सके बच्चे को, ठीक है। एनकरेज करेंगे स्टूडेंट को पर्टिकुलर क्राइटेरिया समझने के लिए जिसपे उनको जज किया जाएगा, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें आ जाएंगी। बेसिकली ये सपोर्ट करेगा स्टूडेंट को, उसकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। समेटिव एंड टर्म एग्जाम है, मान लो आपने यूनिट के एंड में, कोर्स के एंड में आपने जो टेस्ट लिया है वो समेटिव असेसमेंट में आ जाएगा, ठीक है। जनरली ये जो स्टूडेंट्स हैं एंड ऑफ द कोर्स या एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर या एंड ऑफ द सेमेस्टर, वो सारी चीजें आपकी समेटिव में चली जाएंगी। एंड टर्म से कनेक्ट करके हम इसको याद रखते हैं। ओके, तो फॉर्मेटिव समेटिव में क्या डिफरेंस हो गया, ये आपको कितना बच्चों ने सीखा है और कितना जो है वो अभी भी सीख सकते हैं वो उस पर फोकस कर रहा है। ये कर रहा है ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा है कि प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में से कितना आपने आया, कितना आता है आपको। ओके, यानी कि यहाँ पे लर्निंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो समेटिव असेसमेंट को कई बार असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं, यानी लर्निंग की असेसमेंट की, लर्निंग की असेसमेंट यानी लर्निंग हो चुकी है। ओके, फॉर्मेटिव, फोर से याद रखो तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, फोर से फॉर्मेटिव, फोर से फॉर लर्निंग, ठीक है। सो फॉर्मेटिव में क्या रहेगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए असेसमेंट। फोर का मतलब क्या होता है, के लिए। ओके, सो लर्निंग के लिए असेसमेंट है, दैट मीन्स लर्निंग अभी पूरी हुई नहीं है, पेंडिंग है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि फॉर्मेटिव को आप जो है लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग और समेटिव को असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं।
ओके ये टीचर को अलाउ करता है टीचिंग स्टाइल चेंज करने के लिए नेक्स्ट स्कूल ईयर में, यानी अब अगली क्लास में ही बच्चे जो पढ़ेंगे उन्हीं के ऊपर आप चेंज करोगे अगर समेटिव असेसमेंट के बेस पे आप चेंज कर रहे हो अपना कुछ मेथड। यहाँ पे टीचर सेम बच्चों के ऊपर अलग मेथड अप्लाई करेगा, ठीक है। ग्रेड्स यहाँ पे ज्यादा कुछ वेटेज कैरी करते नहीं है, यहाँ पे ग्रेड्स ही सब कुछ है क्योंकि ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी बताई जा रही है। फॉर्मेटिव में फ्रिक्वेंटली एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें टाइम लगेगा, ये टर्मिनल स्टेज पे जाके होगा, प्रॉपर तरीके से आपका बिठा के एग्जाम लिया जाएगा। फॉर्मेटिव में जरूरी नहीं है वैसा हो। ये लेस फॉर्मल नजर आएगा, स्कूल लेवल पे इसको कंडक्ट किया जाता है स्कूल टीचर के द्वारा। समेटिव जो है वो अथॉरिटीज, कई बार डिस्ट्रिक्ट या स्टेट अथॉरिटीज भी उसको करते हैं। जैसे आप 10th के 12th के एग्जाम देखते हो तो बोर्ड लेता है वो, तो वो ओवरऑल फॉर्मल, ज्यादा फॉर्मल वे में कंडक्ट किए जाते हैं दोनों ही फॉर्मल, बट ये ज्यादा फॉर्मल रहेगा थोड़ा सा। ये फ्लेक्सिबल रहेगा बच्चों की नीड्स के हिसाब से। यहाँ पे एक ही टेस्ट है सब बच्चों के लिए, तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आपको नजर आएगा, ठीक है। ये आउटकम ओरिएंटेड है या प्रोडक्ट ओरिएंटेड है जो हमने बताया था, और ये आपका प्रोसेस ओरिएंटेड है, ठीक है जी। ये वर्ड्स भी नजर आते हैं जब असेसमेंट की बात होती है। बिफोर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, यानी जब आपने पढ़ाना शुरू नहीं किया, इंस्ट्रक्शन देनी शुरू नहीं की है, सो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। जैसे कई बार आप देखोगे किसी स्कूल में एडमिशन के लिए, चाहे फर्स्ट क्लास हो 10th क्लास हो, आपका टेस्ट लिया जाता है, तो आपका एंट्री बिहेवियर जानने के लिए है वो कि आपको कितना आता है, तो वो प्लेसमेंट असेसमेंट है, क्योंकि कि आपको उस स्कूल में प्लेस करना है। या कई बार आप जॉब के लिए जाते हो तब भी आपका एक टेस्ट लिया जाता है, तो वो वहां पे प्लेसमेंट आपकी हो जाए उससे पहले आपको असेस किया जा रहा है, ओके। अब ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में फॉर्मेटिव असेसमेंट आ गया और डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव भी एक तरीके से डायग्नोस्टिक की ही फॉर्म है, बट डायग्नोस्टिक में पर्टिकुलरली हम कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या लर्निंग डिफिकल्टीज उनको आ रही हैं वो पता करें। फॉर्मेटिव में है कि आपको ओवरऑल फीडबैक मिल रहा है, तो आप देखोगे कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है बच्चे की, क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ओके। आफ्टर इंस्ट्रक्शनल में आपका समेटिव आ जाएगा, जिसमें आप सर्टिफाई कर रहे हो बच्चे को, जज कर रहे हो पास है फेल है, क्या चीजें हैं, कितने नंबर हैं, तो वो समेटिव में आ जाएगा आपका, ठीक है जी। इन्हीं टर्म्स में ये 3 वर्ड्स आते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसको हम समेटिव या परफॉर्मेंस बेस्ड बोलते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग कंप्लीट नहीं हुई है तो फॉर्मेटिव, रियल टाइम और डायग्नोस्टिक। और असेसमेंट एज लर्निंग जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन में चला जाएगा कि बच्चा, इट्स लाइक आप PYQ उठाओ सीधा और PYQ सोल्व करते करते अब आपको ये भी पता चल रहा है कि आप असेसमेंट भी हो रही है कि कितना आता है, और जो नहीं आता वो आप समझ भी रहे हो, लर्न कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो ये असेसमेंट एज लर्निंग में चला जाएगा, ओके। देन है जी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। ये आपके उसमें भी मेंशन है RTE एक्ट में, जो हमने थोड़ा सा बात की थी कि CCE कंपलसरी है यहाँ। सो कॉन्टिन्यूअस है जी, कॉन्टिन्यूटी में चलते रहना चाहिए। आप देखेंगे आजकल पूरे साल ही बच्चों के थोड़े एग्जाम्स चलते ही रहते हैं, कभी सेशनल है, कभी यूनिट टेस्ट है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो वो कॉन्टिन्यूटी में चलते रहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ना सिर्फ स्कॉलिस्टिक, बल्कि आप जो है नॉन स्कॉलिस्टिक या को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज को भी देखोगे, ओके। तो स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो उस वर्ड को हम कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं, ठीक है। और इवैल्यूएशन कॉन्टिन्यूअस है, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल रही है, तो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे उन चीजों को। तो CCE ओवरऑल एक प्रोसेस हो गया जो इंश्योर कर रहा है लर्निंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट दोनों तरीके से, फॉर्मेटिव भी और समेटिव भी। आप NEP में भी देखोगे वो फॉर्मेटिव समेटिव सारी चीजों को सपोर्ट करते हैं कि सिर्फ एक तरीके से नहीं इवैल्यूएट करना है, अलग अलग तरीके से इवैल्यूएट करना है, और ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है हमें प्रमोट करना है, ओके। ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। मैं एक वर्ड में बोलूं तो ऑलराउंड डेवलपमेंट, और अगर एक एक लाइन में बोलूं तो सारी चीजें आ जाएंगी कि भाई कोग्निटिव भी हो, साइकोमोटर भी हो, अफेक्टिव भी हो, ठीक है। आप एम्फेसिस करोगे थॉट प्रोसेस पे, डी एम्फेसाइज करोगे मेमोराइजेशन को, तो ये वही अच्छी बातें जो हम बाकी क्लासेस में भी कर चुके हैं, ओके। सो टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये ऑब्जेक्टिव है। टू यूज इवैल्यूएशन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सो हमें इंप्रूव करना है, रेगुलर बेसिस पे चीजें करते रहनी है। आप क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हो, जो अगर होता है ना कि डिजायर्ड परफॉर्मेंस क्या है और बच्चे की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको आप फुलफिल कर सकते हो। अप्रोप्रिएट डिसीजन जो है आप बच्चे के बारे में ले सकते हो क्योंकि आपको फीडबैक मिल गया है, ठीक है। और जो प्रोसेस है लर्निंग और टीचिंग का, उसको लर्निंग सेंटर्ड एक्टिविटी की तरह बना सकते हो,
ओके अब इवैल्यूएशन जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव मेथड भी हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव में हम टेस्ट, सर्वे, जहां पे क्वांटिटी आपको नजर आएगी, ठीक है। क्वालिटेटिव में आपको सारी क्वालिटी वाली चीजें नजर आएंगी, जैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, जहां पे क्वांटिटी पे फोकस नहीं है। ओके तो ये सारे के सारे आपके क्वालिटेटिव तरीकों में चले जाएंगे। ओके ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सेम चीजें हैं, क्योंकि मेजरली हम हु, व्हाट, व्हेन, हाउ इस पे फोकस करते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी। यहाँ पे सिर्फ कैसे और क्यों पे फोकस है क्वालिटेटिव में। यहाँ पे कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मेनी, देन आपका जो है हु, व्हाट, व्हेन, इस पे फोकस है। नंबर्स के साथ डील करेगा, ये डिस्क्रिप्शन के साथ डील करेगा। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, मेजर कर सकते हो एग्जैक्टली। ये इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करोगे और इनडायरेक्टली मेजर करोगे आप, ठीक है। आप गैदर कर रहे हो बाय सर्वेज इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप इंडिविजुअली या मतलब ज्यादा थोड़े से ग्रुप में आप डाटा कलेक्ट कर लोगे। ये लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स यहाँ पे सर्वेज और चीजें फिल कर पाएंगे। ओके सो ये यूजफुल रहेगा, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, तो हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करके एनालाइज कर सकते हैं। ओके यहाँ पे अकेली चीजें नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिक्स है, तो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से मिलेगी। ओके ये एक्यूरेट और प्रिसाइज डाटा यहाँ पे रिक्वायर्ड है जब इसको यूज करेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडिविजुअल लेवल पे हम देखते हैं कि बच्चे किस वे में बिहेव कर रहे हैं, क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या पर्टिकुलर सिचुएशन है, क्या उनकी प्रायोरिटीज हैं। सो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा हो गई, और कॉन्टेक्स्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की बजाय हम सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, ठीक है जी। देन दो तरीके की टेस्ट यूजुअली पढ़ते हैं, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जैसे आप सीबीएसई या कोई भी बोर्ड जो बोर्ड के पेपर करवाता है 10th का 12th का, वो पूरे, अब चाहे आप केरला में बैठे हो चाहे आप हरियाणा में बैठे हो, सेम पेपर मिलेगा बच्चे को, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। ओके वो सबके लिए एप्लीकेबल है। नॉन स्टैंडर्डाइज है, हर एक स्कूल में हर एक टीचर अपना जो टेस्ट लेता है वो उसको हम नॉन स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, और वो टीचर मेड टेस्ट होता है। स्टैंडर्डाइजेशन का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जब आप स्टैंडर्डाइज करते हो किसी टेस्ट को। सो वो आपको ब्रॉड वे में पता हो कि अच्छा ठीक है, स्टैंडर्डाइज में आपने एक बार टेस्ट बनाया, अब वो टेस्ट जो है आपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चेक करवाया, आपने जो है वो लैंग्वेज एक्सपर्ट से चेक करवाया, आपने सब चीज सबसे चेक करवाया, वो चेक करवा के जहां जहां जरूरत थी उसमें इंप्रूवमेंट्स की, फिर वो आपने 5-7 बच्चों पे या 10-15 बच्चों पे ट्राई करके देखा, उनको क्या पढ़ने में समझने में डिफिकल्टी आ रही है, क्या चीजें गड़बड़ हो रही हैं, वहां से जो चीज आपने एनालाइज की उस हिसाब से वापस से उस टेस्ट को आपने क्या किया जी, इंप्रूव किया। देन आपने दूसरा ट्राई आउट करके देखा ज्यादा बच्चों पे, ठीक है, या फाइनल ट्राई आउट करके देखा। तो वो चीजें आप ट्राई करके देखते हो, ट्राई एंड टेस्ट करके आप जो सबके लिए एप्लीकेबल हो पाए उस हिसाब से उस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करते हो। इट्स लाइक 10th क्लास का बच्चा पेपर दे रहा है, तो वो जो टेस्ट है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए स्टैंडर्डाइज है, यानी अब वो 10th क्लास के बच्चे देश के किसी भी कोने में बैठे हो, वो टेस्ट उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। ओके नॉन स्टैंडर्डाइज जो हर एक टीचर अपने हिसाब से ले लेता है, वो नॉन स्टैंडर्डाइज में जाएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज नहीं करते, वो उन्हीं बच्चों के लिए उसी क्लास के लिए एप्लीकेबल है जहां पे उस टीचर ने पढ़ाया है। ओके स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूजुअली आपको ऑब्जेक्टिव नजर आते हैं, यूजुअली जैसे आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट देखते हो, ठीक है, सो वो नेट का पेपर देखते हो या अभी आप EMRS का पेपर देखोगे, तो वो एक सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव ज्यादा नजर आते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज वाले थोड़े से इनफॉर्मल वे में प्रोजेक्ट, इंटरव्यू, वो नजर आते हैं आपको। ओके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, जो टीचर मेड टेस्ट है वो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज को देखते हैं कि भाई रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चा क्या गड़बड़ कर रहा है, तो वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज को और एफिशिएंट बना सकते हो, बच्चे को और एफिशिएंट बना सकते हो, उनकी एबिलिटीज पता कर सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कैसे हमें फर्दर और क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए बच्चों के लिए। ओके दो वर्ड होते हैं, एक रेमेडियल टीचिंग होता है और एक एनरिचमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। रेमेडियल टीचिंग, रेमेडी नुस्खा होता है ना, यानी कि बच्चे अगर कोई दिक्कत है आ रही है उसको, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, उसकी क्या क्या नुस्खा होना चाहिए, क्या तरकीब हम लगाएं, तो वो रेमेडी है उसकी, ठीक है, जैसे हम होम रेमेडीज बोलते हैं, यानी घरेलू नुस्खे। तो यहाँ पे टीचर जो है वो अपनी रेमेडीज बना रहा है, बच्चों को कैसे सही किया जाए उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है और बेटर बनाने के लिए यूजुअली बोल रही हूँ, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स जो है वो गिफ्टेड बच्चों के लिए होते हैं, यानी कि उनका थोड़ा सा ज्यादा आपको नजर आएगा, गिफ्टेड बच्चों के लिए आपको नजर आएंगे जो एनरिचमेंट प्रोग्राम्स होंगे, तो वो बात आप याद रखिए।
ओके क्योंकि एनरिचमेंट प्रोग्राम्स जब किए जाते हैं जब बच्चा थोड़ा सा अच्छे से काबिलियत हो उसमें और उसको और बेहतर बनाना हो हमें, ठीक है। बाकी टीचर तो क्लास में एवरेज बच्चों के हिसाब से पढ़ाता ही है, बट हम बोलते हैं कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं या टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो होने चाहिए। ओके जी, ये टीचर मेड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने बात की थी। कोई यूनिफॉर्म डायरेक्शन स्पेसिफिक चीजें आपको नजर नहीं आएंगी, देन आप कोई यूनिफॉर्म चीजें नहीं है, आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, आपने दे दिया और बच्चे अब करके देखेंगे, ठीक है। लर्निंग आउटकम या सैम्पलिंग की आप बात करोगे तो क्लासरूम टीचर ही डिसाइड कर रहा है कितने जो है किस किस क्लास से लेना है, क्या चीजें लोकल करी, लोकल लेवल पे हैं चीजें सारी। कंस्ट्रक्शन की आप बात करोगे टीचर बना रहा है, कई बार तो टीचर भूल भी गया कि आज टेस्ट लेना था, वो खड़े खड़े वही टेस्ट बना देगा, ठीक है, तो वो चीज भी होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज की आप बात करोगे तो वो टेस्ट टू सर्व यानी वो जो पर्पस ऑफ द टेस्ट है वो डिपेंड करेगा कि क्या है, डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ वो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज होगी कि मान लो रेमेडियल टीचिंग के लिए है तो रेमेडियल असेसमेंट में आप क्या करोगे, बार बार जो है उनको टेस्ट करके दोगे, तो हो सकता है यूज फ्रीक्वेंटली हो। ओके पर्पस क्या है, फीडबैक प्रोवाइड करना है, ऑब्वियसली बच्चे उससे मोटिवेट भी हो पाएंगे, वो उनकी स्टडी हैबिट्स भी बन पाएंगी कि अच्छा ठीक है टेस्ट है, हर 10 दिन पे टेस्ट हो रहा है, ठीक है। यूज क्या रहेगा, स्कोर्स को कंपेयर करोगे आप अपने आप से ही, सो सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया रेफरेंस अगर होगा तो और बेहतर होगा ताकि बच्चा किसी और से कंपेयर करके और वो एक नेगेटिव कंपटीशन में ना जाए। ओके जी, देन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग ये मैंने बता दिया। क्राइटेरिया में हम पर्टिकुलरली मास्टरी लर्निंग पे फोकस करते हुए एक सर्टेन टॉपिक को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और नॉर्म रेफरेंस्ड में हम मेजर करते हैं जो रिजल्ट या परफॉर्मेंस है और रिलेटिवली मेजर करते हैं किसी और के साथ कंपेयर करके। ओके ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट के स्टेप्स हैं, मैंने डाल दिए हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर तरीका समझाया था। आपने प्लान किया टेस्ट बना दिया, फिर आपने ट्रायल्स करके देखे। यूजुअली ये 3 ट्रायल होते हैं, पहले प्रीलिमिनरी ट्राई आउट होगा, फिर प्रॉपर ट्राई आउट होगा और फिर सब चीजों में मॉडिफिकेशन करके एक फाइनल ट्राई आउट होगा। वो जब ट्राई आउट हो गया उसके बाद आप उस टेस्ट की रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करोगे, फिर आप नॉर्म्स फाइनलाइज करोगे, उस टेस्ट के फाइनल आपने नॉर्म्स बना दिए कि किस किस के लिए एप्लीकेबल है, किन सिचुएशंस में एप्लीकेबल है, और फिर आप उसकी एक टेस्ट की मैनुअल बनाओगे और वो लास्ट में फुल एंड फाइनल एक टेस्ट बन के निकलता है, ठीक है। मोस्टली रिसर्च में भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या टूल्स यूज होते हैं, उनको बनाने का भी यही तरीका होता है, ठीक है जी। ये यूनिट टेस्ट के फीचर्स हैं क्योंकि यूनिट टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाता है बहुत बार, ठीक है। तो वो चीज आपको पता हो, आपको सिर्फ ये समझ आना चाहिए कि क्या फीचर्स हैं उसके। आप क्लास में टेस्ट ले रहे हो बीइंग अ टीचर या आप बीइंग अ स्टूडेंट टेस्ट आप दे रहे हो, तो वो उस सिनेरियो में जो जो चीजें होंगी ना वही लिखी होती हैं, कोई और रटने वाली चीज है नहीं इसके अंदर, ठीक है। लिमिटेड कॉम्पिटेंसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि पूरे सिलेबस का, एक यूनिट का टेस्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलर चैप्टर का यूनिट का उसका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। इनफॉर्मल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये, ठीक है। कई बार ये भी होता है हम वर्ड चेंज करके यूनिट टेस्ट को सेशनल्स बोल देते हैं या आप उसको उसके मार्क्स को फर्दर इन्वॉल्व करते हो, तो वो शायद फिर अपना समेटिव में भी जा सकता है। ओके तो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन कैसा है, वो ध्यान रखिएगा। मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया है, तो जिस सिनेरियो में आपसे पूछा जाए आप उस सिनेरियो में फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट का जज करेंगे। ओके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो टीचर के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है यूनिट टेस्ट में इतने मार्क्स आए तो आप पास होंगे, इतने फेल होंगे, वो टीचर डिसाइड करता है कि भाई 10 नंबर का टेस्ट है, 4 नंबर आए तो मैं पास मान लूंगा, अगर उससे कम आए तो आप फेल होंगे, ऐसे वाली चीज, ठीक है। टीचर डिसाइड करता है कितना टाइम मिलेगा, प्योरली टीचर मेड टेस्ट हो गया, ये बहुत वेराइटी ऑफ टेस्ट आइटम्स यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। बच्चों की रैंकिंग नहीं होती है इसके अंदर, और ये जो है इनफॉर्मल एनवायरमेंट में कंडक्ट किया जाता है, तो स्ट्रेस भी नहीं होता है। ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, लेसन प्लान, यूनिट प्लान, सेमेस्टर प्लान, ईयरली प्लान। सो ऑब्वियस सी बात है जैसे वर्ड है वैसा ही है, आप सबने बीएड की हुई है। सो लेसन प्लान जो आप पर्टिकुलर लेसन को पढ़ाने के लिए एक प्लानिंग करते हो, जनरल ऑब्जेक्टिव लिखते हो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हो, कैसे जो है प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है बच्चे की, फिर कैसे इंट्रोड्यूस करना है आपका टॉपिक, कैसे आप समझाओगे, फिर रिकैपिचुलेशन, उसके बाद आप होमवर्क प्रोवाइड करते हो। तो जो लेसन प्लान में हमने बीएड में लिखा है वही चीजें हैं। यूनिट प्लान पूरी यूनिट को प्लान करना कि इस यूनिट में ये लेसन्स हैं। सेमेस्टर प्लान की आधे सेमेस्टर में या एक सेमेस्टर में हम ये सिलेबस कवर करेंगे, उसमें इतनी यूनिट्स हैं, ये उनका यूनिट प्लान है, इतने लेसन्स हैं, ये उनका लेसन प्लान है। और फिर ईयरली प्लान और ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। ओके जी। अब ड्यूरिंग द टेस्ट कई तरीके के आइटम्स हो सकते हैं, चूंकि एनआईओएस में मेंशन है और आपके क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स यानी जिसमें आपके पास फुल फ्रीडम है, आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। तो एक्सटेंड, यू कैन एक्सटेंड योर रिस्पॉन्स,
ओके, जो भी टेस्ट आइटम आपको दिया गया है। ओके, एक रेस्ट्रिक्टेड होगा। अब बोल दिया आपको 50 वर्ड्स में ही लिखो, 5 सेंटेंसेस में ही लिखो, तो वो सारी चीजें रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में चली जाएंगी। वो उस टाइप के आइटम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स भी होते हैं। शॉर्ट आंसर हो गया, कंप्लीशन ऑफ टाइप हो गया, या फिर ट्रू फॉल्स हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, मैचिंग टाइप हो गया, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव में चले जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव में तो सॉर्ट ऑफ क्लोज्ड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड आइटम्स हैं ये। और ओपन एंडेड आइटम्स भी हो सकते हैं, जहां पे आपने खुला छोड़ दिया। जैसे यहाँ पे ये फिक्स है चीजें, ठीक है। अब कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ओपन एंडेड होते हैं, अपने हिसाब से आप जितना चाहे उतना लिखोगे। ओके, ये कुछ एक जो है वो चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन, ये टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जी क्वालिटेटिव लेवल पे डाटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, कि क्वालिटेटिव पे आप कैसे चेक करोगे, ऑब्जर्व करोगे, चेकलिस्ट बना सकते हो, रेटिंग स्केल्स हो सकते हैं, क्वेश्चनियर के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, पोर्टफोलियो के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू। तो ये कुछ एक चीजें जो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अब आप ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट की तरह भी कर सकते हो स्टूडेंट्स को, या नॉन पार्टिसिपेंट की तरह, यानी आप कोई उनको एक्टिविटी करवा रहे हो, आप उसमें इंक्लूडेड हो, एक पार्टिसिपेंट की तरह बैठे हो, तो और फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। अगर आप नॉन पार्टिसिपेंट हो, इट्स लाइक आप दूर बैठ के बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन पर्पसिव भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन इंसिडेंटल भी हो सकती है, कि आपने इंसिडेंटली बाय चांस कोई बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व कर लिया, या फिर आपने पर्पसफुली बैठ के इंटेंशनली एक प्लान के तहत बच्चों को ऑब्जर्व किया है। ओके, अगर आप इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन चाह रहे हो तो आप पहले से वेल प्लान रखो एडवांस में, तो बेटर ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा। आप जो है डोंट टेक मोर बिहेवियर फॉर अ सिंगल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देन है यूज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस टर्म्स, तो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, या कंफ्यूजन या होता है ना रैंडम टर्म्स नहीं होनी चाहिए। केयरफुली रिकॉर्ड और समराइज करना है आपने ऑब्जर्वेशन को, क्योंकि आप भूल भी सकते हो बाद में जो आपने चीज आज ऑब्जर्व की है, तो आप लिख लो उसको। ठीक है, केयरफुली रिकॉर्ड बना लो उसका। इंसिडेंटली आप जो है जो ऑब्जर्व कर रहे हो किसी पिक्यूलियर बिहेवियर को, तब तो उसको भी इमीडिएटली रिकॉर्ड करने का ट्राई करो, आप बाद में भूल जाओगे वरना। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन, इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ एक सजेशन। चेकलिस्ट, जैसे आपने, हम बोलते हैं ना कि अच्छा क्या क्या सामान लेके आना है, आपने सामान की लिस्ट बनाई और फिर उसको टिक मार्क करते गए, सेम चीज है। ठीक है, बस ये हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे में कौन कौन, मान लो हम देख रहे हैं कि मान लो कोई वो हो रहा है, डिबेट या डेक्लेमेशन हो रहा है, तो उसमें जो जजेस होते हैं ना, उनके पास यहाँ पे चलो वो तो एक क्राइटेरिया हो गया, रूब्रिक्स ज्यादा साउंड करेगा वो। पहले आपको ये चेकलिस्ट, मतलब कि आपके अंदर ये वाली क्वालिटी, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो ठीक है, आपके जो वर्ड्स हैं क्या वो सिंपल हैं नहीं है, तो उस तरीके से आपकी जो चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं स्टूडेंट के बिहेवियर की, वो हम चेक मार्क करते हैं, टिक मार्क कर लेते हैं एक तरीके से। ओके, रेटिंग स्केल में अब आप नंबरिंग करते हो, न्यूमरल्स असाइन कर रहे हो आप, कि जो सेल्फ कम्युनिकेशन था वो है तो, लेकिन 10 में से वो 7वें नंबर पे है। इस तरीके से आपने रेट कर दिया। इसमें एक बहुत पॉपुलर स्केल है लिकर्ट स्केल, जिसमें यूजुअली क्या होता है, आपने कई बार उनमें देखा होगा, आपके जो सीटेट का पेपर होता है उसमें देखा होगा आपने कि आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो, स्ट्रांगली अग्री करते हो, या डिसअग्री करते हो, इस तरीके की चीजें देखी है ना। तो लिकर्ट स्केल में क्या होता है, 3 पॉइंट स्केल भी हो सकता है, 5 पॉइंट स्केल भी हो सकता है, 7 में, यानी ओड नंबर वाला स्केल होगा। 9 तक जाते हैं मैक्सिमम, बट मेजरली ये 5 पॉइंट स्केल ज्यादा यूज होता है। कैसे, यानी आपको कोई स्टेटमेंट दी, एक तो आप न्यूट्रल हो उसके लिए, ठीक है, एक आप जो है उसके लिए डिसअग्री कर रहे हो, एक आप अग्री कर रहे हो, एक आप स्ट्रांगली अग्री कर रहे हो, और एक आप स्ट्रांगली डिसअग्री कर रहे हो, तो 5 पॉइंट्स हो गए ना। तो ये 5 पॉइंट के ऊपर आप कर रहे हो। तो ऐसे ही अगर मैं 3 पॉइंट लूं, अग्री, डिसअग्री और न्यूट्रल, तो वो चीजें हैं, इस तरीके से आप वो नंबरिंग के हिसाब से असाइन करते हो, वो रेटिंग है। ठीक है, क्यूमुलेटिव और एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये 2 वर्ड्स आते हैं जो आपका मतलब, जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। ओके, क्यूमुलेटिव कॉन्टिन्यूटी में आप याद रखो, सी से क्यूमुलेटिव, सी से कॉन्टिन्यूटी, ए से एनेक्डोटल, ए से एक्सीडेंटल। ठीक है, यानी कि आप जब कॉन्टिन्यूटी में हर एक बिहेवियर जो है वो क्या कर रहे हो, डाटा में ऐड कर रहे हो, हर एक बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हो, वो क्यूमुलेटिव में आ गया। यानी आपके मार्क्स कितने आए, आपने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, आपने खेल में कैसा परफॉर्म किया, आपने कल्चरल एक्टिविटी में कैसा परफॉर्म किया, हमने सब रिकॉर्ड किया है, तो वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो गया। एनेक्डोटल, किसी स्पेसिफिक एक्सीडेंट, स्पेसिफिक बिहेवियर, स्पेसिफिक इंटरैक्शन के बाद आपने वो चीज रिकॉर्ड करनी शुरू की। इट्स लाइक 2 बच्चों की लड़ाई हुई, एक बच्चे ने बहुत जोरदार पिटाई कर दी दूसरे की गुस्से में,
ये एक अनयूजुअल बिहेवियर जो आपने पहली बार देखा उस बच्चे का। अब उस बच्चे का ऐसा बिहेवियर आप बार बार ऑब्जर्व करते रहोगे, ठीक है। तो जब कोई भी स्पेसिफिक बिहेवियर इंटरेक्शन जो हो रही है उसके बाद जब आपने उस चीज से रिलेटेड रिकॉर्ड करना शुरू किया तो वो एनेक्डोटल है, क्यूमुलेटिव में सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। क्वेश्चनेयर नाम से ही पता चल रहा है, क्वेश्चनेयर में आपको होता है ना, क्योंकि क्वेश्चन एक एडिक्वेट, एक्यूरेट, अनबायस्ड डाटा जो है प्रोवाइड करता है, क्योंकि 4 ऑप्शन है उन्हीं में से टिक करना है इस टाइप से, ठीक है। तो वो क्वेश्चनेयर आपको दे रखा है, रिस्पोंडेंट्स उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, तो यहाँ पे वो चीज है ना कि पता नहीं चलेगा किसने टेस्ट बनाया, क्या चीज होगी, प्लस हम उनकी एनोनिमिटी भी बरकरार करके रख सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू जब आप इफेक्टिव टेक्निक है इंफॉर्मेशन फेस टू फेस कलेक्ट करने के लिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजुअली, ठीक है। आप इसमें अपने पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हो, देन टाइम दो उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने का, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करो ताकि आपको वो सच बताएं, ठीक है। एक रेपो बिल्ड करनी पड़ेगी रिस्पोंडेंट के साथ, और क्वेश्चंस में क्लैरिटी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन एम्बिगुअस हुआ तो हो सकता है वो मिसअंडरस्टैंड करके कुछ और आंसर मिले आपको, ओके। देन आता है जी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में जैसे आप याद करो, जैसे ये टीवी एक्ट्रेसेस वगैरह होते हैं या जो मूवीज में आते हैं एक्टर्स, बेसिकली वो अपना पोर्टफोलियो बनवाते हैं, ठीक है। तो उस पोर्टफोलियो में उनकी डिफरेंट डिफरेंट पोजेज में, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स में फोटोज होंगी, अपनी तरफ से वो बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो किस लुक में कैसे लग सकते हैं, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि जितनी भी फोटोज खींची हैं वो सारी की सारी उसमें डाल देंगे, राइट। हम सिलेक्टिव और अच्छा अच्छा काम डाल रहे हैं पोर्टफोलियो में। सेम अप्लाइज इन एकेडमिक्स, कि आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा कैसा परफॉर्म किया है, कितना अच्छा परफॉर्म, तो हम जो अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो इकट्ठा करके एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज हमें हेल्प करेगी असेस करने में। पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू बैटन और कॉलिंस, बैटन कॉलिंस का नाम मत याद रखो, बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखो कि पोर्टफोलियो मल्टी स्कोर्स होना चाहिए, देन आपका ये ऑथेंटिक होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, इंटीग्रेटेड और मल्टीपर्पज होना चाहिए, ओके। पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ क्या है कि वो स्किल डेवलप करता है बच्चों में इवेल्युएट करने के लिए अपने ही काम को, कि मेरा ये वाला काम इससे बेटर है, अगर मुझे टॉप 5 काम देने तो मैं ये वाला इसके अंदर डालूं, ओके, या मैं ये वाली अचीवमेंट इसके अंदर डालूं। सो वो अपने आप भी जज कर पाते हैं खुद को, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में हेल्प करता है, गोल सेट करना, इवेल्युएट करना अपनी प्रोग्रेस को, फिर एक पोर्टफोलियो रेडी करना, ठीक है। देन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है कोलैबोरेशन की, स्टूडेंट खुद की ही प्रोग्रेस के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कर पाते हैं, तो वो चीजें हैं। अपॉर्चुनिटीज पेरेंट्स के लिए भी क्रिएट करता है कि वो भी अपने बच्चे को असेस कर सकते हैं। रूब्रिक्स में क्या होगा जी, एक स्कोरिंग गाइड होती है जिसके अंदर आपको मान लो 4 क्वालिटीज बता दी कि आप डिबेट डेक्लेमेशन में पार्ट ले रहे हो, तो इसके अंदर आपके जो है किस किस बेसिस पे नंबर देने हैं, ओके। तो किस किस बेसिस पे जज करना है, तो वो स्पेसिफिकली 4 पॉइंट्स दे दी कि अच्छा आपने जो है वो कंटेंट के बेस पे जज करना है, कंटेंट 5 नंबर का, 5 नंबर में से कितने दोगे, फिर ऐसे ऐसे 4 क्राइटेरियाज दे के उसके नंबर जोड़ के फिर टोटल बनता है, ओके। तो ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इवेल्युएट कर रहे हो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज जो उसने की हैं चीजें रूब्रिक्स में। होलिस्टिक और एनालिटिकल 2 टाइप का होता है, बस इतना ही याद रखोगे तो भी इनफ है। होलिस्टिक में हम कंप्लीटली सारी चीजों पे जज कर रहे हैं, बेसिक सारी चीजों को, और एनालिटिकल में आप स्पेसिफिक चले जाते हो थोड़ा सा, ओके। देन है जी प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी भी किया था जब हमने लास्ट में या उससे लास्ट में हमने जो प्रोजेक्ट मेथड्स किए थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, अलग अलग टाइप जो पढ़ाने के। सो प्रोजेक्ट भी क्वाइट हेल्पफुल होता है, वो जो है लिंक एस्टैब्लिश करता है जो नॉलेज टेक्स्ट बुक में है और जो लाइफ में है उनको जोड़ने की कोशिश, ठीक है। तो प्रोजेक्ट थोड़ा सा रियल लाइफ की तरफ आपको दिखेंगे, इम्पार्टेड इनटू द स्कूल, रियल लाइफ से, ठीक है। देन है केस स्टडी जी। केस स्टडी में आप क्या करते हो, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हो। जैसे आप लोगों की यहाँ जो केस स्टडी आएगी तो आपको एक पैराग्राफ या वो उस पैराग्राफ को हम कॉम्प्रिहेंशन बोलने की बजाय केस स्टडी बोल देते हैं, कि आपको एक सिनेरियो प्रेजेंट किया गया है और उस सिनेरियो में आप जो है उसके बेसिस पे आंसर करोगे क्वेश्चन, ओके। तो केस स्टडी एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होती है, अब वो इंडिविजुअल की भी हो सकती है, फैमिली की भी हो सकती है, स्कूल की या ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन की भी हो सकती है। केस स्टडीज जो हैं वो कैन बी वर्टिकल और कई बार हॉरिजॉन्टल या क्रॉस सेक्शनल भी हो सकती हैं। यानी वर्टिकल क्या होगा, आप इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हो एक ही बच्चे के बारे में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉस सेक्शनल या हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो रिसेंट पीरियड में जितने भी पॉसिबल सोर्सेज हैं उनसे, यानी जब टाइम पीरियड लंबा हो जाए तो वर्टिकल, टाइम पीरियड छोटा है तो हॉरिजॉन्टल या क्रॉस सेक्शनल आप उसको बोल सकते हो,
ओके जी, ये आपका इवैल्यूएशन हो गया। मैंने ऑन डिमांड इवैल्यूएशन सिस्टम और आपका सीबीसीएस सिस्टम ऑलरेडी आपको बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड पे ही बता दिया था। उसके अलावा भी और चीजें हो तो वो जो वर्ड आए उसके बेसिस पे जाइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और डिफरेंट रैंडम वर्ड आएगा कभी भी कुछ पूछने में। आपके जो क्लासरूम में चीजें होती हैं उस सिनेरियो में उस क्वेश्चन को बना के रखिएगा। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ओके, ये इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है। नेक्स्ट 13 क्लास जो होगी उसके अंदर हम NEP जो है वो कवर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि 10 नंबर की आपकी आनी है। 30 नंबर का हमने सब कुछ सॉर्ट कर दिया है। अब जो 10 नंबर है वो नेक्स्ट आपके NEP से मिल जाएंगे आपको। मैंने कोशिश की है कम स्लाइड्स में सारे चैप्टर्स इंक्लूड करने की, ताकि आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू भी मिल जाए। उसके अलावा जो मैंने NEP की बाकी आपके अंदर जो आपकी प्लेलिस्ट में वीडियोस डाली हैं वो आप सुन लीजिएगा। दैट्स इट। Okay, this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you very soon in next class.